वर्तमान समय में जो तीनों सिफारिश आई हैं वो पब्लिक डोमेन में नाम नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये दावा करता हूँ कि ऐसे लोग जरूर निश्चित रूप से आएंगे और निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई विवाद जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई आसमान से उतरी हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये समझना होगा, ये समझना होगा। हम लोग टैबू बना दिया गया है, टैबू बनाया गया है ताकि आम आदमी न्याय से दूर रहे, आम आदमी आपकी डिसीजंस की, आपकी इंटीग्रिटी की चेक ना कर सके। वो 20-25-50 साल तक मुकदमे लड़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी इस मुल्क में मुकदमे लड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी आस्था और आस न्यायपालिका से टिकी होती है। देखिए, भारत के संविधान को लागू हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू होता है और इस मुल्क में आम आदमी पुलिस स्टेशन, थाने में जाने में डरता है। ये एक बड़ा सवाल है सिस्टम पे पूरा सवाल है, पूरे देश पे सवाल है, पूरी व्यवस्था पे है कि उसके लिए बनाई गई व्यवस्था से वो डरता है। तो आप ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाए हुए हो कि जिससे कि आम आदमी थाने में जाने से डरता है? वो 20 से 25 साल कचहरी घूमता रहता है, चक्कर काटता है और जब उसका निर्णय होता है तो वो कोर्ट को सलाम करके जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि 20-25 साल 30 साल उसका कोर्ट शोषण करती है? क्यों नहीं मैकेनिज्म बनाते कि जनता आपके ऊपर उंगली ना उठाए? आप पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों नहीं बनाना चाहते हो? इसके पीछे क्या आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है? ये राष्ट्रहित में कैसे है आपका ना बताना? और जनता अगर जान ही जाएगी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस था, आपको डर है क्योंकि आप जो एंट्री कराना चाहते हो वो शायद अयोग्य लोग हैं, मेरिट कम है, पूर्वाग्रह से कहीं से ग्रसित हो आप, एक कुछ लोगों में जो न्यायपालिका कुछ परिवारों में घूम रही है उसके जरिए वो कहीं ना कहीं एंट्री हो रही है। और डाइवर्सिटी जो हमारा इस मुल्क की ब्यूटी है, डाइवर्सिटी डेफिसिट आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लेना नहीं चाहते हो। जब ये मुल्क ही सभी लोगों से मिलकर बना है तो सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा सवाल है जुडिशरी सिस्टम। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। उच्च न्यायालयों में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अक्सर सवाल उठता रहता है। हाल ही में उच्च न्यायालयों में जज की नियुक्ति करने वाले सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली पर शीर्ष अदालत के ही वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि पिछले 3 कॉलेजियम प्रस्तावों में सिफारिशों के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं किए गए, जो कि एक परंपरा है। और उनका आरोप है कि ऐसा करने से और पदोन्नति और नियुक्ति का कारण नहीं बताए जाने से न्यायपालिका में अयोग्य उम्मीदवारों को प्रवेश करने का मौका मिलता है। जाहिर तौर पे जस्टिस भुइयां के आरोप गंभीर हैं और ये आरोप कितने गंभीर हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं मनोज कुमार जी, जो कि न्यायिक सेवा में 17.5 सालों तक जिन्होंने योगदान दिया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और राजनीतिक तौर पे भी सक्रिय हैं और 2024 में नगीना लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। सर, आपने ये जो तमाम डिबेट चल रही है उसको देखा होगा, यह कितना गंभीर मुद्दा है जो जस्टिस भुइयां उठा रहे हैं? जो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में वर्तमान पूरे मुल्क में इस पे चर्चा छिड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज जो वर्तमान में आसीन हैं, उनके द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में देना एक गंभीर संकेत है। इस पर सीधे सीधे न्यायपालिका की जो ट्रांसपेरेंसी है और उसके साथ जुड़ी अकाउंटेबिलिटी है, दोनों पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लीगल फ्रैटर्निटी में भी चर्चा है कि क्या ऐसी वजह है कि आप कारण नहीं बताते, रीजंस नहीं बताते और सभी डिसीजंस जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से आते हैं, इवन हाई कोर्ट से आते हैं, उसमें कहते हो कि आप रीजन दीजिए। तो अगर इस मुल्क में भारत के संविधान का राज है और उससे आप निकले हुए हो, न्यायपालिका भी उसी का अंग है, तो दिक्कत क्या है उस रीजंस को बताने में जनता के बीच में? जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब और उन सरीखे जैसे लोगों को अलग से लीगल फ्रैटर्निटी सम्मान देती है कि ऐसे लोग भी न्यायपालिका में हैं जो खुलकर मुखर होकर
पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात को ले आ रहे हैं, लेकिन ये जो गंभीर संकेत है इसको हमें समझना होगा और उनके स्टेटमेंट पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आगे आके अपना पक्ष रखना चाहिए। सर कितना जरूरी होता है यह बताना कि हम अगर किसी को हाई कोर्ट में ले रहे हैं, किसी का ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर कुछ भी जो एक कोलिजियम प्रणाली के तहत होता है, कितना जरूरी है उसको क्लियर करना? वो जो पद्धति बनी आ रही है हमारे इस भारत देश में, कॉलेजियम को एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दे रखा है जजेस के अपॉइंटमेंट्स के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, सिलेक्शन के लिए, लेकिन उसके पीछे भी जो लोकतंत्र की फिलॉसफी है, आप कोई ऐसी सिलेक्शन नहीं करेंगे जिससे कि पीछे से असंवैधानिक उसमें तत्व आते हो, नेपोटिज्म दिखता हो, मेरिट नहीं हो, सोशल डाइवर्सिटी डेफिसिट का ख्याल न रखा गया हो। तो सभी को बैलेंस करते हुए आपको सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट करना है। एक प्रोसेस के तहत जब नामों की सिफारिश होती है तो पूर्व में किया हुआ कार्य, जो उनके जजमेंट्स होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो सब सारे पोर्शंस को देखा जाता है और जो कंपटीशन ओपन होता है, जो कंपटीशन ट्रांसपेरेंट होता है, वो बेहतर से बेहतरीन होता है। उससे उसका जो आउटकम होगा, लोगों का फेथ होगा कि ये एक ऐसे प्रोसेस से आया है जो पब्लिकली ओपन रहा है। पिछले 3 प्रस्तावों की बात हो रही है, आप इस सिस्टम के भीतर के आदमी हैं। इस बीच में जो भी नाम आए हैं, क्या कोई ऐसे नाम आए हैं जिसको लेके न्यायिक जगत में चर्चा हो कि ये नाम सही नहीं है? क्योंकि ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अयोग्य लोग आ जाएंगे इससे। जब आप कोई सिस्टम है या मैकेनिज्म है, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट है, अगर उसको आप पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं ले आएंगे तो सवाल उठना लाजमी है। वर्तमान समय में जो तीनों सिफारिश आई हैं वो पब्लिक डोमेन में नाम नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये दावा करता हूं कि ऐसे लोग जरूर निश्चित रूप से आएंगे और निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई विवाद जरूर होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख बचाने के लिए सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि जिन लोगों के नामों की विगत 3 सिफारिशें हुई हैं वो जेन्युइन हैं और वो मेरिट रखते हैं। सोशल डाइवर्सिटी के जो डेफिसिट हो रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी लेते हुए समावेशी एक संख्या दी गई है। सर रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे लगातार हमले होते हैं। SC ST OBC को मिलने वाले रिजर्वेशन पे एक बड़ा तबका जो है वो लगातार हमला करता है। अभी हाल में भी इसको लेके तमाम विवाद हो रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। कॉलेजियम, क्या आप ये मानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम भी एक तरीके का अघोषित रिजर्वेशन है जिसका लाभ कुछ खास लोग ले रहे हैं? देखिए, रिजर्वेशन जो है एक पद्धति है, लोगों को एक भ्रम है, लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन फैलाया गया है, एक नैरेटिव फैलाया गया है कि रिजर्वेशन से अयोग्य लोग आते हैं। जो ये पद्धति आई है कॉलेजियम की, जो 3 सिफारिशें आई हैं, उसमें अगर योग्य लोग होते तो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज को बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ती? अगर उनकी भी नजर में योग्य होते तो। रिजर्वेशन राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी आबादी जिसके साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय और अत्याचार हो रखा है, उसको मेन स्ट्रीम में ले आने की एक भूमिका है। और ये थ्योरी दुनिया के सभी विकसित राष्ट्रों में जो बराबरी में यकीन रखते हैं, जो समानता में यकीन रखते हैं, जो न्याय में यकीन रखते हैं, सभी लोग अफर्मेटिव एक्शन से इस तरीके की पद्धतियों को ले आते हैं। जो काम पार्लियामेंट का था वो आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से ही इंदिरा साहनी के केस में 50-50 का सिद्धांत दिया गया कि 50 रिजर्व्ड होगा, 50 अनरिजर्व्ड होगा। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये आज तक समझ से परे है। आपने एक बहुत बड़ी आबादी को 50% पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया और एक छोटी आबादी को 50% का हिस्सा दिया। जितने भी इस देश में हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट, आपने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब का भी देखा होगा
कि जब वो सीजीआई के पद पे आसीन हुए तो इवन सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया जा रहा था, जबकि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो गार्जियन का मतलब होता है कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है, सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर भी रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को पूरी तरीके से पालन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग न के बराबर है। सर, कॉलेजियम सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना कर सके, लेकिन आज सवाल उठ रहा है कि क्या न्यायपालिका के भीतर ही पर्याप्त जवाबदेही है? देखिए, सबसे बड़ी जो जवाबदेही है वो जनता के लिए होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई आसमान से उतरी हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये समझना होगा, ये समझना होगा। हम लोग टैबू बना दिया गया है, टैबू बनाया गया है ताकि आम आदमी न्याय से दूर रहे, आम आदमी आपकी डिसीजंस की, आपकी इंटीग्रिटी की चेक ना कर सके। वो 20-25, 50 साल तक मुकदमे लड़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी इस मुल्क में मुकदमे लड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी आस्था और आस न्यायपालिका से टिकी होती है। लेकिन जिस तरीके से न्यायपालिका अपना निर्णय दे रही है, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से एजुकेशन पे बात हो रही है, छात्र अपनी मांग मांग रहे हैं तो वहां से कॉकरोच जैसे शब्द बोले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो जनता की अपेक्षा है इस समय, वर्तमान समय में बहुत न्यायपालिका की स्थिति उनके बीच में अच्छी नहीं है। जो सर सिफारिशों के कारण सार्वजनिक करने की बात हो रही है, अगर ये सार्वजनिक, क्या ये परंपरा रही है कि सार्वजनिक किए जाएं, और अगर ये सार्वजनिक होते हैं तो क्या इससे जुडिशरी की जो अकाउंटेबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो बढ़ेगी या फिर इससे नए विवाद सामने आएंगे? निश्चित रूप से बढ़ेगी। जनता के बीच में विश्वास बढ़ेगा कि हम लोग ऐसे जज को भेज रहे हैं, पद पे दे रहे हैं, आसीन करा रहे हैं, जो कि न्यायिक व्यवस्था में यकीन रखता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, जो संवैधानिक तत्व को समझता है जी। और एक प्रोसेस के साथ उसके पूरे बैकग्राउंड से लेकर कि वो संवैधानिक विचारधारा का है या किसी और विचारधारा से प्रेरित है। क्योंकि जजमेंट्स आप जब देते हैं, डिसीजंस देते हैं, तो एट द बैक ऑफ माइंड आपके बॉर्न ब्रॉट अप से लेके, आपके आइडियोलॉजी से लेके, तमाम आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं सोसाइटी में, उस पर आप निर्णय लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कभी अगर थाने नहीं गया है एफआईआर के लिए, तो वो दर्द नहीं समझ सकता कि कोई अपराध हुआ है और उसका थाने में अपराध, उसमें मुकदमे भी नहीं लिखे जा रहे हैं, तो बेहतर निर्णय नहीं दे सकता। तो एट द बैक ऑफ माइंड ये सब सारी चीजें काउंट करते हुए एक प्रोसेस के तहत फिर ये जब नाम रिकमेंड होते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इंटेलिजेंस ब्यूरो और तमाम एजेंसीज उसके ऊपर रिपोर्ट्स लगाती हैं, उसकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और बैकग्राउंड में सारे की किन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र हित में है कि नहीं। क्योंकि अब आप कोई कानूनी काम नहीं, आपको ड्यूटी इम्पोज, संवैधानिक काम है जी। संविधान का काम इस देश में एक बेहतरीन समाज स्थापित करने का उद्देश्य है। ओके सर, कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि एक जो कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, उससे न्याय दूर रहे, इसलिए एक हवा बना कर रखा गया है। आज के वक्त में आपको क्या लगता है कि जो समाज का सबसे आखिरी छोर का आदमी है, उस तक न्याय कितना पहुंचा है? देखिए, भारत के संविधान को लागू हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू होता है, और इस मुल्क में आम आदमी पुलिस स्टेशन, थाने में जाने में डरता है। ये एक बड़ा सवाल है सिस्टम पे पूरा सवाल है, पूरे देश पे सवाल है, पूरी व्यवस्था पे है कि उसके लिए बनाई गई व्यवस्था से वो डरता है। तो आप ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाए हुए हो कि जिससे कि आम आदमी थाने में जाने से डरता है? वो 20 से 25 साल कचहरी घूमता रहता है, चक्कर काटता है, और जब उसका निर्णय होता है तो वो कोर्ट को सलाम करके जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि 20-25 साल 30 साल उसका कोर्ट शोषण करती है? मैं तो इस परिप्रेक्ष्य में इस दृष्टि से देखता हूं, उसको न्यायपालिका पे कितना विश्वास है, कितनी आस्था उसके साथ है कि उसके साथ 20-25 साल उसके खराब हो गए, उसके बावजूद इस मुल्क में न्यायपालिका की इज्जत हो रही है। तो लेकिन
उसके लिए जो मानक दिए गए हैं, जो मानक बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके सिलेक्शन में, अपॉइंटमेंट में, ट्रांसफर में, एक एक जजमेंट पे, मणिपुर का आप देखेंगे अगर किस्सा, तो मणिपुर में हाई कोर्ट जजमेंट की वजह से जी पूरे 2-2.5 साल मणिपुर प्रभावित रहा एक जजमेंट से, और टर्बुलेंस रहा पूरे स्टेट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। वो सामान्य घटना नहीं थी, जिस प्रदेश की पूरे देश और विदेश में चर्चा हो रही थी, उसमें 2-2.5 साल तक आपने बड़े बड़े जितने भी मैटर्स हैं, ऐसा अब लोगों को लगने लगा है कि न्यायपालिका से हमें न्याय नहीं मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में संभल की घटना देखिए आप, जैसे ही एक जस्टिस थे उसमें श्रीधरन साहब, वो जजमेंट देते हैं कि पुलिस और कप्तान कानून का राज स्थापित करने में संभल में विफल रहे हैं, या तो ये रिजाइन ले लें और या तो इनका ट्रांसफर किया जाए जी उनका अगले रोस्टर में जुरिडिक्शन ट्रांसफर हो जाता है। वो एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उस जजमेंट से ही अफेक्टेड होकर क्यों ट्रांसफर किए जा रहे हैं? बहुत सारे ट्रांसफर, जस्टिस मुरलीधर साहब का दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, रात को ट्रांसफर हुआ है दिल्ली दंगे में, उन्होंने एक FIR के आदेश दिए और तत्काल उनका रात में ट्रांसफर होता है। दिल्ली में जो इज्जत उन्होंने पाई, रात को पूरे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग आए और उनका वेलकम किए, और उनको इस तरीके के मामले में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो लोगों में कहीं ना कहीं न्यायपालिका को लेकर उदासीनता है और निराशा है। तो अगर इसको सुधारना हो, इसमें सुधार लाना हो, आपसे कहा जाए कि आप कुछ सुझाइए कि क्या किया जाए कि सुधार हो सकते हैं, तो आप क्या क्या चीजें देखते हैं इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए, क्या किया जा सकता है? देखिए, उनका जो, मैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जजेस की अगर बात करूं, तो जो मेरी समझ है जी, इनका जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जी, और इन राइटिंग एग्जाम्स होने चाहिए। उसके बाद उनका पीछे का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए, जी, कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके कोर्ट में, किस तरह के जजमेंट्स आए हैं, वो भी देखना चाहिए। स्टडीज होनी चाहिए। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, उनके पास एक बहुत लंबा अनुभव होता है डायस का जी, उनसे भी ओपिनियन करने के लिए एक MOP बनाना चाहिए। MOP मतलब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, ओके, जिससे कि एक ओपिनियन ने पैनल बनाए, 10 लोग 20 लोगों का, और किसी का जब नाम सिफारिश कर रहे हैं आप, तो उस पैनल से उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए कि उस पैनल के बारे में वहां जहां पे एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसको जज के रूप में नामित किया जा रहा है, तो इन लोगों का क्या ओपिनियन है। सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स, उनका एक पैनल बनाना चाहिए। कार्य व्यवहार उनका देखा जाना चाहिए, चाल चरित्र भी देखा जाना चाहिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं ये भी देखा जाना चाहिए, जो भारत के संविधान के विरोध में तो नहीं है। नहीं तो आप किसी पब्लिक प्रोग्राम में जा रहे हो, किसी संगठन के प्रोग्राम में जा रहे हो जो राष्ट्र के हित में नहीं काम कर रहा है, और आप उसके सदस्य हो, खास विचारधारा से संबंधित। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है, और आप उससे कहीं ना कहीं इंक्लाइंड हो। आपको इंक्लाइंड होना है तो संविधान के प्रति इंक्लाइंड होना है, न कि किसी पार्टी, किसी दल और किसी संगठन से, किसी विचारधारा से। संवैधानिक विचारधारा ही आपका मेन विचार होना चाहिए। तो इस तरह के मैकेनिज्म को अगर डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से, और ये सब ओपन होना चाहिए, ये सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। असर लगातार बात होती है कि न्यायिक सेवा आयोग बनाया जाएगा, एग्जाम से बात होगी। पिछले कुछ सालों में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्होंने कोशिश भी की, सरकार की तरफ से भी इस तरह के बयान आए, काफी खींचतान भी देखने को मिली, लेकिन अल्टीमेटली वो हो नहीं सका। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सेवा आयोग अब बनाना चाहिए? वो बनाना कितना जरूरी है? और जो न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं शीर्ष पदों पे, वे क्यों नहीं चाहते कि न्यायिक सेवा आयोग बने और लिखित परीक्षा के जरिए, जैसे IAS, IPS, IFS आते हैं, उस तरीके से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। जी, देखिए, जो कॉलेजियम और NJAC जो विवाद रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने हियरिंग में कॉलेजियम सिस्टम को वैलिड माना और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इनवैलिड माना, खारिज किया था। खारिज किया।
उनका ये मानना था कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए खतरा होगा, इससे एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होगा, इसमें संतुलन बनाने की जरूरत है। और जो एनजेएसी जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस लॉ मिनिस्टर प्लस 2 एमिनेंट पर्सन्स, जिसको कि लोकसभा के अपोजिशन के लीडर और इस मुल्क के प्रधानमंत्री मिलकर नाम सुझाएंगे, वो एक पूरा मैकेनिज्म था जिससे कि डेमोक्रेसी का भी एक उसमें इंस्टिंक्ट आए। लेकिन जिस तरीके से न्यायपालिका भारत में काम कर रही है, अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो अंकल जजेस या नेपोटिज्म के नाम पे, भाई भतीजावाद के नाम पे, उनके घर में तीसरी चौथी पीढ़ी न्यायपालिका में है जो भारत के संवैधानिक पदों पर आसीन है, और वो तय हो जाता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना है कि नहीं जाना है। इस तरीके की जो भावना है न्यायपालिका की, मेरे हिसाब से राष्ट्रहित में नहीं है। आप सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाओगे अपॉइंटमेंट में, आप एनजेएसी को खारिज करोगे, आप रोस्टर की जब बात आती है तो विवाद आता है। आपको याद होगा जस्टिस जज लोया के केस में जो 2018 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जजेस ने किया था, उसमें जस्टिस लोया के इंक्वायरी के फाइल के बारे में, फाइल किसी विशेष अदालत में भेजी जानी थी, उस पर विवाद हुआ था। कई विवाद के साथ तात्कालीन विवाद ये था, और ये मामला पूरे देश में हड़कंप मचाया कि लोकतंत्र का यह स्तर हो गया है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आके पब्लिक के बीच में ये बात कहनी पड़ रही है। आप ऐसा क्यों नहीं मैकेनिज्म बनाते कि जनता आपके ऊपर उंगली ना उठाए? आप पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों नहीं बनाना चाहते हो? इसके पीछे क्या आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है? ये राष्ट्रहित में कैसे है आपका ना बताना? और जनता अगर जान ही जाएगी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस था, आपको डर है क्योंकि आप जो एंट्री कराना चाहते हो वो शायद अयोग्य लोग हैं, मेरिट कम है, पूर्वाग्रह से कहीं से ग्रसित हो आप, एक कुछ लोगों में जो न्यायपालिका कुछ परिवारों में घूम रही है, उसके जरिए वो कहीं ना कहीं एंट्री हो रही है। और डाइवर्सिटी जो हमारा इस मुल्क की ब्यूटी है, डाइवर्सिटी डेफिसिट, आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लेना नहीं चाहते हो। इतनी बड़ी आबादी में आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो न के बराबर है। आप जैसे करिया मुंडा की एक रिपोर्ट आई, करिया मुंडा के रिपोर्ट में जो सोशल डाइवर्सिटी डेफिसिट मैं बता रहा हूं, उसमें ये जजेस से पूछा गया कि आप न्यायपालिका में SC ST OBC माइनॉरिटी के कितने जजेस हैं, आप बताओ संख्या जी। तो इनके पास कहा गया कि मेरे पास डेटा नहीं है। आपके पास डेटा नहीं है? कितने इस मुल्क में हाई कोर्ट्स हैं और कितने इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट हैं, और आपकी क्या पद्धति रही है? उसके बाद वेंकट चलैया साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उनके कमीशन का भी रिपोर्ट आया कि नहीं, इसमें डाइवर्सिटी की कमी है। एक नेचियप्पा कमीशन भी रहा है, उसमें भी यही बात कही। लॉ कमीशन के इस पर रिपोर्ट्स हैं। जब ये मुल्क ही सभी लोगों से मिलकर बना है तो सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा सवाल है जुडिशरी सिस्टम। ये कहीं ना कहीं से एक जो इस मुल्क की खतरनाक विचारधारा है, जो लोगों में असमानता पे यकीन रखती है, जो भेदभाव मानती है, जो नहीं चाहती कि इस कॉरिडोर में भी पीडीए समाज या जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग हैं यहां पर आए, जबकि संविधान ने सबको रास्ता दे रखा है। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में ही आरक्षण पूरी तरीके से प्रभावी न हो, उस पर ये पूरा समाज, खास करके जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, कैसे यकीन कर ले कि आपके जो निर्णय आने वाले हैं वो इस पूरे देश में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, उनके साथ न्याय हो रहा होगा। ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है जिस पे लगातार बात होती है लेकिन हल नहीं निकल रहा है इसका। जिस तरीके से
हाई कोर्ट्स में या इवन सिविल कोर्ट्स में या सेशन कोर्ट्स में आप देखेंगे स्टेट सबसे बड़ी पार्टी बनी रहती है आम नागरिक के सामने, चाहे वो पुलिस का मामला हो, क्रिमिनल ऑफेंसेस हो, चाहे सिविल के मामले हो। जुडिशियल ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं अपने चेयर पे बैठ के, ऐसा वर्तमान समय में लग रहा है कि वो किसी पार्टी के अधीन होकर काम कर रहे हैं, न कि भारत के संविधान के नीचे। एग्जैक्टली ज्यादातर लोगों का यही परसेप्शन बना हुआ है। इस मुल्क में 400 डेट्स लगती हैं एक बेल को डिस्पोजल करने में। इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा हो रही है जुडिशियल सिस्टम कैसा है, जहां 400 डेट लगती है एक बेल सुनने में, और स्टेट सबसे बड़ी पार्टी है। स्टेट के खिलाफ आदेश देने में लोगों को, जुडिशियल ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं से दिक्कतें या परेशानियां हो रही हैं। आप दो पार्टी को सुनते हैं, निर्णय देते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट आता है, इसलिए बुलडोजर सिस्टम मजबूत हुआ, हाफ एनकाउंटर्स मजबूत हो रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं। अब उसके बारे में जो स्टेट किलिंग है, स्टेट मर्डर है, उसको हम लोग प्रचलित भाषा में हाफ एनकाउंटर या फुल एनकाउंटर कह रहे हैं। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एनकाउंटर का क्या मतलब होता है? आपने मेरे ऊपर हिंसा करने की सोची, हमें हर्ट करने की कोशिश की, मैंने अपने बचाव में किया। यहाँ तो सबके सामने कैमरे पे ले जाते हो और फिर उधर से कैमरे से ले आते हो उसको। तो ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है, कौन से जस्टिस की बात हो रही है? आपका काम न्यायपालिका का ये था कि न्याय दे, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, कानून का राज स्थापित करे। न्यायपालिका अब कानून का काम करने लगी है, इसीलिए यह अव्यवस्था फैली है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसे उज्जवल भुइयां साहब सरीखे लोग को मैं सलाम करता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में वो इस तरीके की बातें हो रही हैं। अभी जस्टिस ओका साहब का भी आया कि मुझे दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने भी खुल के अपनी बात रखी, क्योंकि अगर अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब वो स्थिति आएगी। छात्रों के ऊपर इसी नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आंदोलन हो रहे हैं और वहां कोई आवाज नहीं, कोई सरकार के तरफ से डेलीगेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई वार्ता नहीं। उसके बाद घटना घटती है, उसके बाद एकाउंटर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो ये तमाशा इस मुल्क में नहीं हो रहा है। आप अगर आंदोलन किसी मुद्दे पे हो रहा है तो सरकार का क्या दायित्व बनता था कि आप पहले जाके वार्ता करते, उनसे बातचीत करते, संवाद करते। लास्ट में संवाद किए, लेकिन पूरा रक्कस फैला के पूरे देश में छात्रों की मनोस्थिति को बिगाड़ कर आपने वो लास्ट में संवाद किया। अब लोगों के ऊपर एफआईआर लिखे जा रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट अब आज की तारीख में सुन रही है कि हीनियस ऑफेंसेस वाले को आप निकाल करके और लोगों के साथ आप मुकदमे, हाँ मतलब उनको रिलैक्स कर रही है। ये पहले आपको मैकेनिज्म ले आना चाहिए था। तो आपने एक पुलिस वर्सेस छात्र किया, गलत नीतियों के कारण, गलत सोच के कारण आपने कन्फ्रंट कराया। जैसे कि किसानों के मामलों में पुलिस और किसान, 700 किसानों की शहादत हुई, बिल वापस ले लिया, इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी कहां? तो ये तमाम सवाल हैं जो सिस्टम पे उठ रहा है, और इन्हीं सवालों की श्रृंखला में जस्टिस भुइयां ने भी एक सवाल जोड़ दिया है, और निश्चित तौर पे न्यायपालिका को इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि अगर वो इन सवालों के जवाब नहीं देती है या फिर चुप्पी साध लेती है तो उसकी विश्वसनीयता पर उठ रहे सवाल और मजबूत होंगे। देखते रहिए दलित दस्तक। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जय